नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज के समय में जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, वैसे वैसे कई प्रॉब्लम्स आपके शरीर में आ रही हैं। तो आज हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर ममता बरजात्या, जो मध्य प्रदेश की कहा जाए तो पहली फिजियोथेरेपिस्ट हैं और लगभग 36 सालों से फिजियोथेरेपी दे रही हैं लोगों को। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार फिजियोथेरेपिस्ट से किस तरीके के लोगों को ठीक किया जाता है और ये क्या प्रोसेस होती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिरकार फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट का रोल घर घर में है। पहले ज़माने में जब सब काम हाथ से करते थे, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, लीपना पोतना, गाय ढोर, खेत खलियान के काम, मीलों साइकिल से जाना, तो फिज़िकल थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। चक्की पीसना, अपने आप फिजियोथेरेपी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया, लोगों ने घर के काम सब मशीनों पे आ गए, सब चीज़ों के शॉर्टकट निकल गए, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां शरीर में होने लगी। और घर घर में ऐसी ज़रूरत है कि बचपन में विकास के लिए, जवानी में सौंदर्य को बनाने के लिए, बुढ़ापे में अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए और प्रौढ़ावस्था में युवा दिखने के लिए फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़बरदस्त है। ये 2-3 तरीके से होती है। फिजियोथेरेपी पूरा मेडिकल बेस्ड फॉर्मेट रहता है। इसके बाद कुछ लोग मेडिसिन में चले जाते हैं और कुछ लोग फिजियोथेरेपी में आ जाते हैं। और इसमें बीपीटी, एमपीटी और बहुत सारे मास्टर्स कोर्स आ गए हैं, जिसको सीखकर अक्सर लोग फिजियोथेरेपी की तुलना योगा से करते हैं। योगा एक जनरल टर्म्स है, लेकिन फिजियोथेरेपी एक डिज़ाइंड बेस्ड है। जो एक्सरसाइज का डिज़ाइन करते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, आपकी पूरी रिपोर्ट देखकर, आपकी बॉडी का एनालिसिस करके। तो इसके रिजल्ट 100% रहते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में युवा दिखने के लिए और शरीर को चलायमान रखने के लिए जीवन के अंतिम सांस तक फिजियोथेरेपी का रोल बढ़ते ही जा रहा है। जैसे और ये पहले भी हम देखते थे कि पहले के लोगों के शरीर में दर्द नहीं होता था। लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल एज के बच्चों में भी दर्द शुरू हो जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ने लगी। क्योंकि ये पोस्चर, आजकल पोस्चर का ध्यान नहीं रखते। बच्चों की पढ़ाई इतनी बढ़ गई, झुक झुक के पूरे समय बैठे रहते हैं। थोड़ा बहुत खेलना था तो वो आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई, सब मोबाइल पर आ गए। बाकी जो समय बचा टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर या मोबाइल। तो टोटल पूरे टाइम जब हमारी गर्दन झुकी रहती है तो हमारी बैक पे स्ट्रेन होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर की दर्द है, सियाटिक पेन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। ये पोस्चर करेक्शन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक पोस्चर आपका सही नहीं होगा तब तक ये सारी डिफॉर्मिटी होगी और परेशानी होगी। प्लस पहले धूप में जाते थे, मंदिर जाते थे, खेत खलियान के, तो सन एक्सपोजर होता था। पहले कहाँ सुना था कि विटामिन डी की गोलियां खाने। आजकल क्यों सबको विटामिन डी दिया जाता है? क्योंकि सूर्य की किरणें मिल ही नहीं रही, उनका विटामिन डी बन नहीं रही है, तो शरीर थका थका सा आलसी जैसा रहता, सुबह उठ के भी फ्रेश नहीं लगता, इसलिए कि उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। प्लस सब जंक फूड खाने लग गए हैं। जो संतुलित आहार पहले खाते थे, सीजन के हिसाब से सब चीज़ें बदली जाती थी, वो सब खत्म हो गई। बच्चे स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, ये सब मैदे वैदे की चीज़ें खाते, तो जो न्यूट्रिशन बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो माता पिता को चाहिए कि बचपन से न्यूट्रिशन वैल्यू समझाई जाए। हालांकि हम बचपन से विटामिन ए बी सी डी पढ़ते आ रहे, लेकिन यथार्थ के धरातल पर हम वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। फिर जो आता है वो शॉर्टकट खाते हैं। फिर सब बच्चे अब्रॉड निकल जाते तो सब वन पॉट मील पर आ गए। तो जो संतुलित आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, इस वजह से ये सारी डेफिशिएंसी हो रही। प्लस पोस्चर का ध्यान नहीं देते, प्लस किसी की सुनते नहीं। तो ये सब चीजें ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। पोस्चर का बताया कि काम कर रहे हैं तो मुड़ के बैठ रहे हैं, ऐसे हम बैठते हैं, स्ट्रेट नहीं बैठ रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि 8 से 10 घंटे तक जब आपको बैठना है तो आप ऐसे तो नहीं बैठ सकते। तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। कि सपोज आपका कंप्यूटर नीचे है और आप ऐसे झुक रहे हैं, तो आप अपने कंप्यूटर को थोड़ा हाइट दे दें, या आप ऊपर हैं तो थोड़ा आप नीचे कर लें। जैसे महिलाएं रोटी बेल रही है और चकला बेलन, किसी की हाइट कम है और वो झुक के रोटी बेल रही है, तो वो आप पाटे पे खड़े हो जाए, या कम है तो पाटे पे उसका चकला बेलन को रख ले। मतलब पोस्चर करेक्ट करके काम करेगी
तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। सारी बीमारियां पोस्चर से होती है, और फिर एक बार गर्दन की पोस्चर बिगड़ा तो फिर स्पाइन पे भी पेन आता ही है। तो मैम आप कोई एक्सरसाइज बताना चाहेंगी जो लोगों को दिनचर्या में लोग कर सके, और जैसे कि जो सिटिंग प्रॉब्लम जो लोगों की होती जो है, भी जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अब 7 घंटे 8 घंटे बैठना है, तो उनको अपने पोस्चर को करेक्ट करके नेक को स्ट्रेच देनी चाहिए। थोड़े से कंधे को ऐसे गोल घुमा लें, थोड़े से कंधे को ऐसे अप एंड डाउन कर लें, थोड़ा वॉक करके आ जाएं, पानी पीने चले जाएं, थोड़ा सा ग्रीन मनी प्लांट अपने उस पे रख लें टेबल पे, कि आँखों को हम लगातार अगर यूवी रेज देते हैं तो उससे भी स्ट्रेन होता है, तो हम थोड़ी देर हरी पत्तियों को देखें तो उससे हमको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। थोड़ा बीच बीच में चल के आ जाएं तो पोस्चर करेक्शन होते जाता है। पिलो लगाएं, पोस्चर करेक्ट रखें। कार चलाने में भी अपनी सीट का एडजस्टमेंट करें। आजकल सब एडजस्टमेंट है, पर ये आदत की बात है। थोड़ी देर उल्टा लेट के ऐसे टीवी देख लें, पढ़ाई कर लें, तो अपने आप स्पाइन अगेंस्ट उसमें जाएगी, कर्वेचर में। तो ये छोटी छोटी टिप्स अगर हम अपनाते हैं तो अपने पोस्चर को काफ़ी हद तक करेक्ट कर सकते हैं। मैम जैसे कि आप 30 ईयर हो चुके, 36 ईयर हो चुके हैं, हाँ। 37, तो तब में और अब में क्या फिजियोथेरेपी में चेंजेस आए? अब तो फिजियोथेरेपी में क्रांति आ गई। पहले तो लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब तो फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत घर घर में है, क्योंकि डायबिटीज़ घर में है, आर्थराइटिस घर में है, बच्चों की डिफॉर्मिटी घर में है। अभी 500-500 ग्राम के बच्चों को बचा लिया जाता है आईसीयू में, तो उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। वो इलाज में क्या चेंजेस आए हैं? किस हाँ, इलाज में सब मशीनें आ गई हैं, एक्सरसाइज के नए नए आयाम आ गए, लेज़र आ गया है, रोबोटिक टेक्निक आ गई है, वैक्यूम आ गया है, नीडल आ गई है, ड्राई नीडलिंग आ गई है, एक्सरसाइज आ गई है, बहुत सारे मतलब मॉडिफिकेशन आ गए। स्पाइन को करेक्शन करने की मशीनें आ गई, नी करेक्शन की मशीनें आ गई। तो अब लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट फिजियोथेरेपी में भी हो गया है, हाई टेक सुविधा। तो इससे मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती, बहुत सारा काम मशीनें करती हैं, और सिंपल एक्सरसाइज से हम उनको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अगर पैर में दर्द है और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर्स बोलते हैं ऑपरेशन करवा लो। हाँ। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम जाते हैं तो बोलते हैं एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। हाँ। तो उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, बस आपको ये असेसमेंट करना है, पहले तो एक्सरे देख लीजिए, उसका एक्सरे में कितनी डिफॉर्मिटी है, कितना ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको ऑपरेशन को कितने दिन तक टाला जा सकता है। कि कई बार लोग अर्ली ऑपरेशन की बात करते, नहीं, ऑपरेशन अगर नी रिप्लेसमेंट करना है तो 60-65 के बाद ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 10-15 साल उसकी उम्र होती है किसी भी रिप्लेसमेंट की। तो हमें सोच समझ के ऑपरेशन करवाना चाहिए। और अगर अर्ली स्टेज पे वो लोग हमारे पास आ जाते हैं कि हमारा नी पेन हो रहा है, तो हम बहुत हद तक एक्सरसाइज, और हमारे पास बहुत सारी मॉडलिटी रहती है, जैसे डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड, लेज़र, इसके द्वारा सेक करके हम उस घुटने को काफ़ी हद तक करेक्ट कर देते हैं। और यदि हम 5-6 साल भी उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो हम सोचते इतना भुगतने से बेटर है कि ऑपरेट करवा के पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी लेके अपनी लाइफ को सक्रिय बनाएं। जी बिल्कुल मैम। अगर मैं, जैसे कि आपने पहले ग्रामीण की भी बात की थी, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग वहाँ से भी आ रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट? बहुत आ रहे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में तो और ज़्यादा, वहाँ पे अपने को लगता है गांव में पैसा नहीं, आज की तारीख में गांव में ज़्यादा पैसा है, टैक्स फ्री इनकम है और अच्छी लाइफ जी रहे हैं वो लोग। और अब वो खेत खलियान के काम पहले जैसे नहीं रहे हैं, और खाने की अवेयरनेस उन लोगों में है नहीं, तो उन लोगों में भी मोटापा बहुत बढ़ रहा है, कमर दर्द, घुटने की शिकायत लेकर बहुत लोग आते हैं। और उनको ऑपरेशन और सलाइन लगाने में ही मज़ा आता है कि हमें बस वो ताकत की इंजेक्शन लगा दो और हमारा ऑपरेशन कर दो, बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दो, तो वो लोग जल्दी जल्दी करवाते हैं। मैं सोचती हूँ कि जैसे ही आपके बच्चे का टारगेट ख़त्म हो गया, मतलब आप 35-40 साल के हो गए, तो आप अवेयर हो जाइए कि अब मेरे को अपनी फिटनेस वापस कॉलेज लाइफ की तरफ लेकर आना है। तो यदि आप धीरे धीरे अपनी फिटनेस को ले आएंगे तो फिर वेट नहीं बढ़ता, या फिर वो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। तो थोड़ा ये ध्यान रखें कि उम्र के साथ हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर लें तो आप फिट रहेंगे। जी मैम, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जब फिजियोथेरेपी करते हैं तो वो किन किन बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है आज के समय में? सभी प्रकार के मसल पेन, सभी प्रकार के जॉइंट्स पेन, सभी प्रकार की डिफॉर्मिटी, एंटीनेटल मतलब गर्भावस्था, प्रसव उपरांत, बुढ़ापे में,
हर तरह के जॉइंट्स पेन में ये काम आती है। हाँ, अगर आपको पक गया है, कहीं फोड़ा हो गया है, उसमें फिजियोथेरेपी का रोल नहीं, उसमें सर्जरी का रोल है। लेकिन जितने भी मस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, ये सब सारे पेन्स में ये लगती है। प्लस जितना पोस्चर करेक्शन है उसमें लगती है, सभी प्रकार के पैरालिसिस में लगती है। और गर्भावस्था, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। आपने देखा होगा कि मोर देन 90% डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, नीचे बैठना है नहीं, तो जो पेरिनियल मसल होती है वो एक्टिव नहीं रहती, इसलिए। और बच्चा भी सब मल्टीविटामिन खाते हैं, खुद का भी नुस्खा लेते हैं, दादी माँ का भी नुस्खा करते हैं, डॉक्टर की भी दवाइयाँ लेते हैं, तो बच्चा 3-3.5 किलो का होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी असंभव है। लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर अपनी 9 महीने की प्रक्रिया प्लान करते हैं, उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 99% होते हैं। जी मैम, जिस तरीके से अभी फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा ही, जैसा कि आपने बताया कि बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसमें लोगों को खर्च भी बहुत हो रहे हैं। नहीं, तो पर ऑपरेशन से तो बचा रही है ना। एक ऑपरेशन 5 लाख का है, और यदि 15-20 हज़ार आप फिजियोथेरेपी में दे रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है ना। 5 लाख के ऑपरेशन से बेटर है कि हम 15-20 हज़ार की फिजियोथेरेपी करा लें, वो भी पूरे महीने में देना है, एक साथ नहीं देना। लेकिन मैम क्या होता है कि जो ऑपरेशन करवाते हैं उनका मेडिक्लेम भी होता है, बट फिजियोथेरेपी में मेडिक्लेम यूज नहीं होता है। होता है जी। फिजियोथेरेपी पोस्ट ऑपरेटिव में मेडिक्लेम में इंक्लूड है, हम तो सबको सर्टिफिकेट बना के देते हैं। फिजियोथेरेपी पोस्ट ऑपरेटिव में इंक्लूड होता है। ओके मैम। तो अभी के समय में अगर हम बात करें कि लोगों के जो बच्चे, मतलब अभी आपके पास कितने एज ग्रुप तक के लोग आ जाते हैं? सब तरह के हमारे पास 9 दिन के बच्चे भी आते हैं, 9 महीने के भी आते हैं, 90 साल के बुजुर्ग भी आते हैं फिजियोथेरेपी। 9 महीने के बच्चे, मतलब जैसे बेल्स पाल्सी हो गई, सीपी चाइल्ड है, गर्दन टेढ़ी है, हाथ पैर टेढ़ा है, किसी प्रकार की विकृति है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना ही पड़ता है उनको। और 90 साल में मतलब चला नहीं जा रहा है, कमर में आर्थराइटिस हो गया, घुटना बेंड नहीं हो रहा, तो वो लोग भी आते हैं हमारे पास। कई बार ऐसा होता होगा कुछ मरीजों को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती होगी। हाँ, तो उनको कैसे हैंडल करना? नहीं करना, वो जैसे पैरालिसिस हो गया तो 6 लोग उसको पकड़ के बैठे रहते हैं चारों तरफ से, लेकिन हम जाके एक उंगली पे उनको उठा के बिठा देते हैं। उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे मरीज को सिखाया जाता है कि कैसे आप उठिए, क्योंकि एक साइड वीक है तो दूसरा साइड तो अच्छा है, तो हम दूसरे साइड से ट्रेनिंग देते हैं उनको। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है। जी मैम, अभी तक लोगों में क्या फिजियोथेरेपी को लेके गलत फहमियां हैं जो आपको पता हो? हाँ, पहले बोलते थे कि मसाज वाली आ गई, फिजियोथेरेपिस्ट आ गई। अरे भाई, मसाज वाली से कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं? आज की तारीख में ये 8 साल का कोर्स हो गया है, 4.5 साल का बीपीटी, 2 साल का एमपीटी, 1 साल का इंटर्नशिप। 7-8 साल के बाद अगर आप हमें मसाज वाली या ये बोले तो ये तो उचित नहीं, पर पहले समझते नहीं थे लोग, इसलिए बोलते थे। आज तो फिजियोथेरेपी बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। और मैं बताऊं, मैं लंदन में थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, तो वहाँ पे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं पेशेंट दिखाने, बाद में वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब फिजियोथेरेपिस्ट को लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा तो वो स्पेशलिस्ट को रेफ़र करता है। हमारे यहाँ सब दूर से थक हार कर फिजियोथेरेपी पे आते हैं कि जब कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे डॉक्टर से इतनी मोटी मोटी फाइल लेके आते हैं, तब जाके वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंडिया में अगर कहा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट जो अवेयरनेस कम है, लेकिन अभी बढ़ती जा रही है, काफ़ी हद तक फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस बढ़ गई। और ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग लिखते थे हमारे पास ये मशीन है, अब एवरीबडी अंडरस्टैंड कि फिजियोथेरेपिस्ट है तो सारी मशीनें होंगी। अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फिजियोथेरेपी में बहुत अवेयरनेस आ गई और पीपल इसका इम्पोर्टेंस भी समझने लग गए हैं पहले अभी से। अगर लोगों को और जागरूक करना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? यही कि आपको जब भी दर्द की शुरुआत होती है, 2-4 दिन तक आप देख लीजिए, गोली लेके अगर नहीं होता तो आप पहले तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, उनकी मेडिसिन लेके फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाइए। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको करेक्ट करके, सिकाई करके, पोस्चर करेक्ट करके उसको सही बिठा देते हैं, तो उससे पेन बहुत हद तक चला ही जाता है। तो मैम, ये पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? कितने दिनों में लोग रिकवर होने लगते हैं? मिनिमम 10 सिटिंग तो लगती है फिजियोथेरेपी में, मिनिमम 10 सिटिंग। और बहुत क्रॉनिक है तो 1-1 महीने भी लग जाते हैं कई बार। और लकवा में 1 से 1.5 महीने तक। पहले क्या होता है, लकवे में जैसे मरीज आ गया,
अब लकवे में पहले पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा और जब उसको असल में ज़रूरत होगी इंस्टीट्यूट ले जाने की तब उसके पास कोई नहीं रहता, तो वो लोग घर में ही बुलाने लगते हैं। अब घर में तो कोई साधन होते नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, पैसिव एक्सरसाइज करके चला जाता है। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लकवा के पेशेंट हैं, कोशिश करिए कि उनको इंस्टीट्यूट लेके जाएं। 2 लोग करें, रिक्शा वाला हायर कर दें, गाड़ी वाला हायर कर दें, और 2 लोग उनको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में यदि 1-2 महीने ले जाएंगे तो वो अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सकता है, काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। जी। और मतलब अगर 24 घंटे के अंदर पेशेंट चला गया तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि जी। डैमेज होने के बाद फिर थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे फिजियोथेरेपी को लेके? आज फिजियोथेरेपी, आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी महंगी है, पर फिजियोथेरेपी महंगी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ रोज रोज पैसे देना रहता है इसलिए आपको महंगी लगती है। बिल्कुल। पर फिजियोथेरेपी आपको बहुत सारे ऑपरेशन से बचाती है और आपको जीवन की अंतिम सांस तक चलायमान रहती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नहीं। कोई भी पराधीन होना नहीं चाहता, बिस्तर पे कोई भी रहना नहीं चाहता। यदि नहीं रहना चाहते तो फिजियोथेरेपिस्ट को कॉल कीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए और सर उठा के जिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि Thank आपने इतनी you. सारी जानकारी दी। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर ममता बड़जात्या मैम थी, जिन्होंने फिजियोथेरेपी को लेके बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।